Hello students, welcome to my channel Maths ka Adda. This is the question number 19 of 3.2 exercise of class 12th. So question says that a trust fund has 30,000 rupees that must be invested in two different type of bonds. एक ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज़ है, वो इन्वेस्ट कर रहा है दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में. ओके, फर्स्ट बॉन्ड पे उसको मिल रहा है 5% इंटरेस्ट पर ईयर और सेकेंड बॉन्ड पे उसको मिल रहा है 7% interest per year. That means this 5% is the rate of interest of first bond and this 7% is the rate of interest of second bond. Okay, using matrix multiplication you have to determine 30,000 rupees को आप two different type of bonds में कैसे divide करोगे. If the trust fund must obtain an annual total interest और total interest आपको क्या given है फर्स्ट पार्ट में 1800 रुपीज़. ओके, अब 30,000 रुपीज़ है और हमें नहीं पता वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. अगर मैं इसको ले लूँ एक बॉन्ड को x, तो सेकंड बॉन्ड क्या होगा 30,000 माइनस एक्स. ओके, तो x एंड 30,000 माइनस एक्स भी टू पार्ट्स इन्वेस्टेड टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज बॉन्ड A1 एंड बॉन्ड A1 एंड B1. ओके, दैट मीन्स A1 जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू x गिवन है और B1 जो बॉन्ड है वो 30,000 माइनस एक्स है. ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है. तो फर्स्ट मैट्रिक्स मैंने क्या लिया है, मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट. अब देखो ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, एक 30x है और एक है 30,000 माइनस एक्स. दो अमाउंट है जो 30,000 में से हमें इन्वेस्ट करनी है, एक है x और सेकेंड क्या है 30,000 माइनस एक्स. तो ये मैट्रिक्स बन गई मैट्रिक्स फॉर इन्वेस्टमेंट x और 30,000 माइनस एक्स. ओके, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स दूसरी मैट्रिक्स भी होगी और क्या गिवन है हमें, रेट गिवन है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या गिवन है 5% और 7%. देखो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स A को लिया है रो मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को लिया है कॉलम मैट्रिक्स. क्यों लिया है, देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 2 और इसका 2 इंटू 1. अब दो मैट्रिक्स की हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब मल्टीप्लाई करनी है. वो कब पॉसिबल है, जब इसका ऑर्डर अगर मान लो m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर n क्रॉस p है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की रो एंट्री सेम होगी. ठीक है, ये तभी पॉसिबल है. तो मैंने इसको क्या है रो वाइज लिया है, जैसे इसका ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 1. जैसे देखो इसकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और सेकेंड मैट्रिक्स की रो एंट्री देखो इक्वल आ रही है. आप ऐसे भी कर सकते हो, जो ए मैट्रिक्स है आप उसको कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हो और बी मैट्रिक्स उसको आप रो मैट्रिक्स बना सकते हो. ठीक है, अब देखो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि देखो इसकी कॉलम एंट्री और उसकी रो एंट्री इक्वल है. दोनों मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस ऑर्डर की आएगी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की. देखो यहाँ पे ए और बी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी m क्रॉस p ऑर्डर की. ये हमने रूल पढ़ा था. ठीक है, अब देखो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकल के आएगा, जब हम इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो यू गेट टोटल इंटरेस्ट. तो देखो a इंटू बी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा. a की वैल्यू x 30,000 माइनस एक्स है और b की वैल्यू 5% और 7% है. और ये आपको गिवन है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना गिवन है 1800 रुपीज़ गिवन है. ठीक है, ये है 1 क्रॉस 2 ऑर्डर, ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी 1 क्रॉस 1. दैट मीन्स एक ही एलिमेंट आएगा A11. ठीक है, तो देखो x की मल्टीप्लाई 5% से करोगे यू गेट 5% ऑफ x. 30,000 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करोगे 7% से 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स. ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1800 आपको गिवन है ये वैल्यू. 5% ऑफ x का मतलब क्या है 5/100 इंटू एक्स. 7% का मतलब क्या है 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स. ओके, अब देखो ये दोनों में 1/100 गिवन है. 1/100 जब कॉमन लोगे आप और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आप अब उसको शिफ्ट करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/100. ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये वाला 100 आप इधर यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो 2 0 इंक्रीज़ हो जाएगी. ये बन गया 1,80,000. ओके, यहाँ पे क्या बचा 5x प्लस 7 3 ज़ा 21, दैट मीन्स 2,10,000 और यहाँ पे माइनस 7x. अब वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ यू गेट x इज इक्वल्स 2x इज इक्वल्स टू 30,000 और x की वैल्यू क्या मिलेगी 15,000. अब फर्स्ट बॉन्ड था A1 की वैल्यू हमने क्या ली थी x. सेकेंड बॉन्ड क्या था B1 और B1 की वैल्यू क्या थी 30,000 माइनस एक्स. दैट मीन्स x की वैल्यू क्या है 15,000. 15,000 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे यू गेट 15,000.
तो जो दो बॉन्ड्स थे वो उनकी वैल्यूज़ क्या आ गई, 15,000 एंड 15,000. So move on to the question number 20. The bookshop of the particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Okay. Their selling price are 80, 60 and 40. That means 80 किसका है, chemistry books का, 60 physics, 40 economics books का. ठीक है. Find the total amount of bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके यू हैव टू फाइंड द टोटल अमाउंट. अब देखो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे, जब आप नंबर ऑफ बुक्स की प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगी. अब देखो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करना है, दैट मीन्स हमें दो मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी. तो ए मैट्रिक्स मैंने क्या लिया, मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ बुक्स. दूसरी मैट्रिक्स क्या लिया मैंने, मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस. ओके. जब नंबर ऑफ बुक्स की आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट द टोटल अमाउंट. ओके. अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक. तो देखो 1 डजन में कितनी यूनिट होती है, 12 यूनिट्स होती हैं. तो 10 डजन में कितनी यूनिट्स हो जाएंगी, तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो यू गेट 120. तो ये हो गए नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक 120. 12 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 96. 12 की मल्टीप्लाई आप करोगे 10 से यू गेट 120. तो ये हो गई केमिस्ट्री बुक्स, फिजिक्स बुक्स और ये हो गई इकोनॉमिक्स बुक्स. ओके. अब सेकंड मैट्रिक्स मैंने क्या लिया है, सेलिंग प्राइस लिए, क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ बुक्स की सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो मुझे टोटल अमाउंट मिल सकती है. तो देखो सेलिंग प्राइस क्या गिवन है केमिस्ट्री बुक का, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़. ठीक है. अब ये देखो ये वाली मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, देखो एक ही रो है तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, क्योंकि 3 कॉलम है. और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3, तो 3 रो और फर्स्ट 1 कॉलम. ओके. तो देखो मैंने ऐसे क्यों लिया, इसको रो वाइज लिया और इसको कॉलम वाइज लिया. क्यों लिया है, देखो एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है. इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, मान लो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p. इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की रो एंट्री विल बी सेम. जब ये दोनों सेम होंगी तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है. ठीक है. तो मैंने ये वाली मैट्रिक्स रो वाइज ली है जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसको लिया है कॉलम वाइज, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1. देखो इस वाली मैट्रिक्स की जो कॉलम एंट्री है और इस वाली मैट्रिक्स की रो एंट्री सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. इसको आप कॉलम वाइज और इसको रो वाइज भी ले सकते हो. ठीक है. तो देखो जब हम टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ए इंटू बी, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई बी से करोगे. ये किस ऑर्डर की है, 1 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की. तो देखो ये दोनों सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की. दैट मीन्स ए की एलिमेंट होगा A11. अभी देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ए की एलिमेंट आएगा. 120 की आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 9600. 96 की मल्टीप्लाई करोगे 60 से यू गेट 5760. 120 की मल्टीप्लाई करोगे आप 40 से यू गेट 4800. ओके. ऐड करोगे यू गेट 20,160 रुपीज़. दिस इज द टोटल अमाउंट. So move on to the question number 21 and 22. Assume x, y, z, w, p are the matrices. ये क्या है, matrices है जिनका ऑर्डर गिवन है. x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, z का 2 क्रॉस p, w का n क्रॉस 3 एंड p का स्मॉल p क्रॉस k. ओके. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. So 21 is the restriction on n, k and p so that py plus wy विल बी डिफाइंड आर. ओके. तो हमें इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है. तो ये जो कैपिटल में लिखे हुए हैं पी वाई डब्ल्यू वाई, ये क्या है, मैट्रिसेस. पी का ऑर्डर क्या गिवन है, देखो पी का ऑर्डर है स्मॉल पी क्रॉस के. ठीक है, ये लिख दिया. वाई का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के, ये लिख दिया. प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर है n क्रॉस 3 एंड वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के. ओके. इतना समझ आया. अब ये देखो ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई में. मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री एंड सेकंड मैट्रिक्स की रो एंट्री विल बी सेम, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. दैट मीन्स जो k है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है. इतना समझ आया. ठीक है. अब देखो जब ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस ऑर्डर की आएगी, p क्रॉस
के ऑर्डर की आएगी, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा था ना, ए मैट्रिक्स गिवन है और एक बी मैट्रिक्स गिवन है, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, ये एन क्रॉस पी ऑर्डर की है। तो देखो ये जो इसकी जो कॉलम एंट्री और इसकी जो रो एंट्री वो सेम होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, एम क्रॉस पी ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग पी और वाई मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस ऑर्डर की आएगी, स्मॉल पी क्रॉस के ऑर्डर की। ओके, इतना समझ आया। अब देखो एक यहाँ पे डब्ल्यू मैट्रिक्स है और एक वाई मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, जब इस मैट्रिक्स की कॉलम एंट्री और इस मैट्रिक्स की रो एंट्री सेम होगी। तो देखो यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किस ऑर्डर की आएगी, एन क्रॉस के ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स आ गई जो पी क्रॉस के ऑर्डर की है, और एक ये मैट्रिक्स आ गई जो एन क्रॉस के ऑर्डर की है। अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है, और दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। दैट मीन्स पी क्रॉस के इक्वल टू एन क्रॉस के, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, पी की वैल्यू एन मिल गई, के और के कैंसिल आउट, वी गेट पी इज इक्वल्स टू एन। ओके, सो नेक्स्ट इज if n is equals to p then order of the matrix 7x minus 5z। तो हमें किसका ऑर्डर निकालना है, 7x माइनस 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें गिवन है 2 क्रॉस n, और z मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर गिवन है 2 क्रॉस p। ओके, अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p, अगर मैं यहाँ पे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऑर्डर डजेंट चेंज। ओके, तो देखो इसका ऑर्डर आ गया 7x का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस n, और 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस p। अब ये एक मैट्रिक्स बन गई है और ये एक मैट्रिक्स बन गई है। अब दोनों को इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स से, ठीक है। वो कब पॉसिबल है, जब ये दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 2 क्रॉस p हो सकता है या 2 क्रॉस n हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, बिकॉज p के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, n, ये गिवन है, n इज इक्वल्स टू p। So this is your required answer, guys. I hope you guys enjoy this session. If you guys enjoy this session, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.